एक संविधान होना चाहिए। उस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उस समय जो देश में कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, ब्रिटिश सरकार ने 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। उसके बाद अनेक अधिनियम बनाए गए, फिर चार्टर एक्ट की श्रृंखला शुरू की गई, लेकिन उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार खुद भारतीयों के लिए कानून बनाती थी। तो इसे देखते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमारे लिए कानून बनाया जा रहा, उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे समस्याओं को, हमारे विचारों को, हमारी फीलिंग्स को जितना बेहतर तरीके से हमारे प्रतिनिधि रखेंगे, उतना बेहतर तरीके से ब्रिटिश नागरिक नहीं रख पाएंगे। उन्होंने भारत में स्वशासन की मांग किया और एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। आगे देखोगे तो 1916 में होम लीग रूल आंदोलन के समय में भी इस तरह की मांग उठी थी। तो एक पहला पॉइंट है आपको जो हमेशा रिमेंबर करना होगा, संविधान सभा की भारत में ओरिजिन कर सकते हो कि यहीं से आती। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी ने तिलक के विचारों का समर्थन किया, कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर इसके बाद तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, उसने भी संविधान सभा की मांग दोहराई, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। जब साइमन कमीशन का भारतीय विरोध कर रहे थे, उस समय भारत सचिव लॉर्ड बेकेनहेड ने एक चुनौती दिया कि अगर भारतीय सक्षम हो तो संविधान का कोई दस्तावेज तैयार करें, उसे हम स्वीकार कर लेंगे, उस पर विचार करेंगे। जब लॉर्ड बेकेनहेड ने यह चुनौती दिया तो उस समय कांग्रेस से एक अलग दल बना था, स्वराज दल बना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज दल ने एक कमेटी बनाई, उस चुनौती को स्वीकार किया। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसे कहा जाता है कि भारतीयों के संवैधानिक प्रतिभा का पहला दर्शन होता है। भारतीयों ने अपने बौद्धिक प्रतिभा का संविधान के रूप में लोगों के सामने रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो वह तो केवल टालना चाहते थे। फिर 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई, एक प्रस्ताव। इसी दौरान मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा के कंसेप्ट को डिफाइन किया, संविधान सभा को परिभाषित। यह निरंतर एक डिमांड होती रही, कोई कदम नहीं उठाया गया, केवल एक मांग होती रही। ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया गया, ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा हमारे लिए। उसका प्रभाव भी ब्रिटिश सरकार पर पड़ा। फिर आपसे पूछा जाए, ब्रिटिश सरकार पहली बार कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया? जब 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय बनकर के आए, तो उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उनकी मांग को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय विशेषज्ञों ने कहा कि केवल लॉर्ड लिनलिथगो भारतीयों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, केवल एक छलावा कर रहे हैं, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, जिसमें वह भारतीयों का समर्थन पाने के लिए एक उनको
प्रलोभन दिया। लेकिन आपके लिए तो यह प्रश्न बनेगा कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को कब स्वीकार किया? 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भी ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। बाद में 46 में तो एक सब कुछ योजना ही आ गई। तो यह घटना क्रम रहा। तो हम आपको जो नोट कराने की हमारे और आपके बीच कल समझौता हुआ था कि कुछ डिस्कशन भी करना है, कुछ नोट, तो मेन जो पॉइंट है वह पॉइंट हम आपको नोट करा देंगे। टॉपिक पर हम अधिक से अधिक डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको साथ में आप नोट भी करते रहिए। जहां जरूरत होगी वहां हम आपको बोल देंगे कि इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ? तो अभी हमने कंसेप्ट बहुत यहाँ पर कम बताया, जो कुछ बताया वह फैक्ट बताया और घटना क्रम बताया कि कैसे घटनाएं बढ़ी। संविधान सभा को डिफाइन किया। संविधान सभा के कैरेक्टर को हमने बताया कि किसी भी देश की जो संविधान सभा होती है लोगों का एक समूह होती है। संविधान सभा को एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में देखा जाता है। संविधान सभा एक प्रतिनिधि मूलक कार्य संस्था होती है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के रूप में कार्य करती है। संविधान सभा का नेचर यथासंभव समावेशी बनाया जाता है, इंक्लूसिव बनाया जाता है। आप कहोगे क्यों संविधान सभा का नेचर इंक्लूसिव बनाया जाता है? जिससे कि संविधान सभा को लेकर देश में कोई विरोध न हो सके, विद्रोह। मान लो संविधान सभा बनाई जाती है, राजस्थान को सम्मिलित किया गया, बगल में गुजरात है उसको सम्मिलित नहीं किया, या नॉर्थ ईस्ट का उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो कहीं न कहीं एक क्षेत्र के लोगों को लगता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं की जाए। तो रिवोल्ट को रोकने के लिए, सभी लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए, सभी लोगों की भावनाओं को देखते हुए यथासंभव संविधान सभा को समावेशी बनाया जाता, सभी लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी कोई सरकार या कोई संस्था सबको संतुष्ट नहीं कर पाती है। पश्चिमी दार्शनिक बेंथम का एक स्टेटमेंट है कि सरकार को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की थ्योरी को अपनाना चाहिए। 100% लोगों को सेटिस्फाइड कर पाना संभव नहीं है। तो सरकार अधिक से अधिक अपने दृष्टिकोण को समावेशी बना करके आगे बढ़ना चाहती है। तो अभी मैंने संविधान सभा क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है यह बता। सबको क्लियर हो गया? संविधान सभा क्या क्लियर? अब आगे हमें घटनाक्रम, तो अगर लिखना चाहो संक्षेप में कि संविधान सभा क्या होती है तो लिख लो, या समझ गए हो तो पॉइंट केवल नोट कर लिखवा दें तो लिख लो बेटा। संविधान सभा इंग्लिश में भी लिखवाओगे बेटा? केवल हिंदी में ही लिखवाएंगे क्योंकि उसे टाइम टेकिंग हो जाए। जो वर्ड्स हो गए बीच बीच में जहां हम बोल देंगे आपको। जो संविधान सभा एक विशिष्ट संस्था होती है। संविधान सभा एक विशिष्ट प्रकार की संस्था होती है जिसका उद्देश्य संबंधित देश के लिए संविधान का निर्माण करना होता, जिसका उद्देश्य संबंधित देश के लिए संविधान का निर्माण करना होता, जिसका उद्देश्य संबंधित देश के लिए संविधान का निर्माण करना होता।
संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत होती है। संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत होती है। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नंबर 1, संविधान सभा एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में होती है। संविधान सभा एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में होती है। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा एक प्रतिनिधि मूलक संस्था होती है। संविधान सभा एक प्रतिनिधि मूलक संस्था होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। संविधान सभा एक प्रतिनिधि मूलक संस्था होती है। तीसरा, अगला, संविधान सभा की प्रकृति सामान्यतया समावेशी होती है। संविधान सभा की प्रकृति सामान्यतया समावेशी इंक्लूसिव होती है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज टू बी जनरली इंक्लूसिव। क्लियर हुआ? या बस इसमें हमने एक जनरल आपको कि संविधान सभा क्या है, उसका नेचर क्या। अब इसी के आधार पर हम आपसे प्रश्न करें, क्या भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधिमूलक संस्था थी? पीछे के लोगों से प्रश्न मारा, क्या भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधिमूलक संस्था थी? ये बिल्कुल, क्योंकि सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यहाँ तक कि सभी संप्रदायों और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। जेंडर आधार पर देखें तो भारतीय संविधान में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला था। अब हेडिंग डाल लो, भारतीय संविधान सभा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा का इतिहास। भारतीय संविधान सभा का इतिहास। नंबर 1, भारतीय संविधान सभा की मांग। भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में किया था। अपने स्वराज विधेयक में 1895 में किया था। सेकेंड पॉइंट, 1923 में तेज बहादुर सप्रू ने 1923 में तेज बहादुर सप्रू ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में संविधान सभा का उल्लेख किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में संविधान सभा का उल्लेख किया, मतलब संविधान सभा के बारे में बताया। लिखना नहीं है। आप कहोगे कॉमनवेल्थ क्या होता? जो ब्रिटेन के अधीन देश थे, उन देशों के समूह को क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कहा जाता है। क्लियर हुआ? ब्रिटेन के अधीन देशों का समूह, चाहे वर्तमान में स्वतंत्र ही क्यों न हो गए हो, उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। हिंदी में राष्ट्र मंडल कहा जाता है। कॉमनवेल्थ की हिंदी है राष्ट्र मंडल।
लिखना नहीं, तेज बहादुर सप्रू ने एक विधेयक तैयार किया था। वह ब्रिटिश सरकार ने ही उनको कहा था कि जो कॉमनवेल्थ के देश हैं उन देशों में संवैधानिक सुधार को लेकर के एक कानून ब्रिटिश सरकार बनाना चाहती है। ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा था, तो ब्रिटिश सरकार ने तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। तो तेज बहादुर सप्रू ने इस बिल में जो था एक प्रोविजन किया कि भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार के लिए एक संविधान सभा बननी चाहिए, तो उसमें जिक्र किया। दूसरा मेजर घटना लिखना नहीं, इसके पहले 1922 में जब महात्मा गांधी ने समर्थन किया था, कोई उन्होंने प्रारूप तैयार नहीं किया था, तिलक के विचारों का समर्थन किया। तीसरा पॉइंट लिखना, 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट, 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के संवैधानिक प्रतिभा का पहला दस्तावेज मानी जाती है। भारतीयों के संवैधानिक प्रतिभा का पहला दस्तावेज मानी जाती है। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के संवैधानिक प्रतिभा का पहला दस्तावेज मानी जाती है, जिसने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। जिसने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। घटनाक्रम हमने बताया पहले, ये लिखना कि जब लॉर्ड बेकनहेड ने चुनौती दिया था कि अगर तुम सक्षम हो तो एक संविधान बनाकर हमें दो, तो नेहरू समिति जो थी क्या थी, एक तरह से विशेषज्ञ संस्था के रूप में कार्य किया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, 1930 और 1936 में 1930 और 1936 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और इस संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पारित किया और इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लिनलिथगो लिनलिथगो के माध्यम से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। लिखना नहीं, आपसे पूछा जाए फर्स्ट टाइम कब संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया? 1940 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में भी 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में भी संविधान सभा की मांग को
ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। लास्ट पॉइंट, 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में भी संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। लिख चुके सब लोग? लास्ट पॉइंट है, 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने संविधान सभा के गठन का मार्ग खोला या मार्ग प्रशस्त किया। 1946 के